गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 29 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं स्टैटिक जीके उन्हें हम देखेंगे यहाँ पे। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज जो कि टॉपिक चल रहा है हमारा इस समय राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। इसके उत्तर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बताएंगे। ओके, तो ये हमारा वीडियो का सब कुछ स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपको फील आए या फिर जैसा आपका रिव्यू हो वो चीज़ कमेंट करिए प्लीज़। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, हम डेली शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का एक लाइन ऑफ कोटेशन के साथ। तो आज का क्या है? जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो वक्त है, टाइम है, वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी अपना टाइम जहाँ भी लगाते हो बहुत सोच समझ के लगाया करो। ओके, अगर आप कहीं भी 10 मिनट बैठ रहे हो, 15 मिनट बैठ रहे हो तो वहाँ से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप वहाँ से तुरंत उठ करके चले जाओ। यानी कि अपने टाइम की वैल्यू को समझो। अगर आप टाइम की वैल्यू को समझोगे तो फिर वो आपको बहुत अच्छा मतलब आउटपुट देगा। इसलिए कह रहा है कि जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट करके यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को अच्छी जगह पे आप यूटिलाइज करिए। ओके, चलिए चलते अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है? क्या चीज़? सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है सी, हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में हुआ है। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन का मतलब उसका अनावरण किया गया है और लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ये बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके? भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया है। कौन सा? सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। ये तो दोस्तों हो गया वैक्सीन। इसका नामकरण भी किया गया है, इसका नाम भी रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है हिलचोल। हिलचोल। ओके दोस्तों, याद रखिएगा हिलचोल। अगर एग्जाम में आ जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा हिलचोल क्या है तो ध्यान दीजिएगा ये सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है। यानी कि अगर ऐसे पूछ दे कि हिलचोल किससे संबंधित है तो जानिए ये हैजा यानी कि हैजा का वैक्सीन है ये हिलचोल, जो कि हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। बनाया है कौन? भारत बायोटेक ने। ओके, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला कौन सा प्रश्न है हमारा, देखते हैं। किस राज्य ने कागज रहित यानी कि बिना कागज के परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की है? ओके, ये आपको बताना है कि कौन सा वो राज्य है जो अपने कागज रहित परिषद बैठकों की शुरुआत की है। तो ये आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों। सही है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है क्या? कागज रहित बैठक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों आप, आंध्र प्रदेश इसकी अभी हाल ही में नई राजधानी बनी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जान लीजिए। यहाँ पे इसकी अभी हाल ही में बनी है राजधानी, वो है अमरावती। क्या है? अमरावती। किसकी? आंध्र प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या है? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ओके, अंडर 17 है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर है अम्मान, जॉर्डन में। ओके, जॉर्डन में, जो कि मिस्र के बगल में है जॉर्डन, वहाँ पे ये हुआ है। कौन सा? अम्मान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। उसमें दोस्तों हमारा देश कौन? भारत जीता है 10 पदक। कितना? 10 पदक। ओके, रिकॉर्ड है इस बार का ये कि जो ये अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है इसमें 10 पदक जीता है भारत। 10 में दोस्तों सोचिए 5 स्वर्ण है, यानी कि 5 गोल्ड है। और उसमें से एक क्या है? रजत है और 4 कांस्य है। ध्यान दीजिएगा, 5 स्वर्ण है, एक रजत है और नहीं 4 कांस्य है। 5 4 9 1 10। तो 10 मेडल जीते हैं हम लोग, भारत के लोग। और इसमें दोस्तों हम रिकॉर्ड तोड़े हैं जापान का। हर बार यहाँ पे जीतता है ये चैंपियनशिप कौन? जापान। बट इस बार भारत जीता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो 10 पदक आया है, ये इसमें 5 जो स्वर्ण है उसका नाम भी आपको मतलब पता रहे तो अच्छी बात है। इसमें मैं नाम लिखूंगा नहीं, वैसे बता दे रहा हूँ कि जो 5 स्वर्ण आया है वो लाई है एक अदिति नाम की,
नेहा, पुलकित, काजल और मानसी। ओके, कौन कौन से नाम है? अदिति, नेहा, पुलकित, काजल और मानसी। और जो एक रजत पदक आया है, ये कौन लाई है? ये लाई है ऋतिका जी। कौन लाई है? ऋतिका जी। उसके बाद 4 कांस्य पदक आया है, वो कौन कौन लाई है? साईनाथ, रौनक, बाला और मुस्कान। 4 लोग हैं ना, साईनाथ, रौनक, बाला और मुस्कान, ये 4 नाम है। और ऊपर हमने बताया 5 नाम जो स्वर्ण लेके आई हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नाम दे देता है, कभी कभी पूछता है कि इनका संबंध किससे है, तो ये अगर नाम पूछ दे, अदिति, नेहा, पुलकित, काजल, मानसी, बाला, मुस्कान, साईनाथ, रौनक और ऋतिका, तो ये लोग दोस्तों क्या है? ये लोग हैं इसमें, इस गेम से शामिल, किसमें? कुश्ती। इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम दे देगा और पूछेगा किस गेम से है, तो ध्यान दीजिएगा कुश्ती से हैं वो लोग। कौन कौन? अदिति, नेहा, पुलकित, काजल, मानसी, साईनाथ, रौनक, बाला, मुस्कान और ऋतिका। ओके, तो कहाँ पे ये हुआ है आयोजन? अम्मान, जॉर्डन में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि अंडर 17 का है, यानी कि 17 साल। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है दोस्तों, भारत में किस संगठन ने ओडिशा के तट पर हारसू केकड़ों की संख्या को बचाने के लिए उन्हें टैग करने की परियोजना शुरू की है? ओके, ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपने एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि भारत में किस संगठन ने ओडिशा के तट पर हारसू केकड़ों की संख्या को बचाने के लिए उन्हें टैग करने की परियोजना शुरू की है? ओके, तो बताना है आपको। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। ओके दोस्तों, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप वहाँ मतलब शायद पहुँच पाओ, ये दोस्तों कोलकाता में। ओके, कहाँ पे है? कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोलकाता में है किसका हेडक्वार्टर? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किसका? दिव्य कला मेले का, जो कि 17वें नंबर का है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दोस्तों कहाँ पे? ये हुआ है रायपुर में। रायपुर में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। रायपुर में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों इस मेले का उद्देश्य ये है कि दिव्य मतलब ये दिव्यांग लोगों के लिए है। दिव्यांग लोगों के लिए है, यानी कि दिव्यांग लोगों में जो कलाकार लोग हैं और जो कोई भी उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, वो लोग मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दिव्यांग जो कलाकार हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करा रहा है अब सरकार, क्या करके? दिव्य कला मेले का व्यवस्था करके। तो ध्यान दीजिए कहाँ पे हुआ है? हाल ही में रायपुर में, यानी कि छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है इस समय? वो कौन है? वो है विष्णु देव साई। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है? यानी कि आपको सिंपल से बताना है कि मित्र शक्ति अभ्यास किस देश के साथ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये आपके सी ऑप्शन और डी, इनमें से कोई है नहीं, मान लीजिए। ओके, एक ऑप्शन मिस हो गया यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, श्रीलंका। किसके साथ होता है दोस्तों? श्रीलंका के साथ होता है। ये ध्यान दीजिए, ये अभ्यास जो होता है ये होता है 12 दिन का होता है दोस्तों। कितने दिन का होता है? 12 दिन का। और इसका लक्ष्य क्या होता है? ये दोस्तों एक तरह से आतंकवाद रोधी अभियान है। ओके, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ होता है ये अभ्यास। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ? श्रीलंका के साथ होता है 12 दिन तक। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में 2025 तक एक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार शामिल होगी, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है कि जो शामिल होगी 2025 में। ओके, नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, ये आपको बताना है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है दोस्तों? रोबिन। क्या नाम है? रोबिन है, ध्यान दीजिएगा, रोबिन। ओके, ये दोस्तों 2 सीटर होगी। ओके, कितनी? 2 सीटर होगी, और ये बिल्कुल बाइक के साइज़ की होगी। ओके, बाइक के साइज़ की होगी और 2 सीटर होगी, और इसका एस्टिमेट लगभग होगा कितने का? ये लगभग 2 लाख में आ जाएगी। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये रॉबिन जो ये आ रही है इलेक्ट्रिक कार, ये कौन सी कंपनी ये लॉन्च कर रही है? तो वो विंग ईवी। ओके, याद रखिएगा, विंग ईवी के द्वारा 2025 में लाया जाएगा नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, जो कि 2 सीटर होगी,
2 लाख की होगी और वो बाइक की जैसी होगी। ओके, बट वो है कार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया के एक्सपोर्ट के लिए पहला समझौता किया है? ओके, ग्रीन अमोनिया इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों जापान। किसके साथ? जापान के साथ ग्रीन अमोनिया। इसका मतलब होता क्या है ग्रीन अमोनिया मतलब, यानी कि दोस्तों ऐसा अमोनिया जो 100% कार्बन मुक्त हो, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। तो ये ग्रीन अमोनिया है। कहाँ से अब एक्सपोर्ट होगा? ये होगा दोस्तों जापान से। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। और मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष, 9 से 12वीं के छात्रों, कॉलेज के छात्रों, 15 वर्ष के, यही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि किस एज के लिमिट को मतलब हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस योजना के तहत। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का? वो है दोस्तों सही डी, जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो निरक्षर रह गए हैं उनके बीच में साक्षरता बढ़ाना है, और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन होना चाहिए। ओके, तो ध्यान देना है 15 एज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी निकल के आ रही है, तो उसको हम लोग क्विज फॉर्म में नहीं ऐसे ही देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है सतीश कुमार जी को। किसको? सतीश कुमार जी को क्या बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ। ओके, चलिए ये तो हो गया। आगे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, अभी आप लोग चर्चा में ये बहुत ज़्यादा है चल रहा होगा कि इतने टैलेंटेड आदमी को बनाया गया है आईसीसी का अध्यक्ष, जो कि हैं कौन? जय शाह। ओके, चलिए यहाँ पे था हमारा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पे, जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पहला क्या है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुवर्ण का उल्लेख है? ओके, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुवर्ण का उल्लेख है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? चतुवर्ण मतलब 4 वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको बताना है किस में है वो है दोस्तों 10वें मंडल में। किस में है? 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? एक है पुरुष सूक्त, उसमें है ये। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है, तो वो है दोस्तों 10वें मंडल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद के टाइम में ही हमारे मतलब समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट उस समय ऋग्वेद मतलब जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उसमें बहुत अच्छा से मतलब व्यवसाय, व्यवसाय के आधार पर ये वर्णों का मतलब विभाजन हुआ था। ओके, बट सबसे ये तो अच्छी चीज़ थी, बट बेकार तब हुई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ये जो वर्णों का विभाजन था ये जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि आप देखिए इस समय क्या था, व्यवसाय के आधार पर कि आप किसी भी जात के हो, आप जो व्यवसाय करोगे आप वही कहलाओगे। ओके, ये था वैदिक काल में। बट आगे चल करके उत्तर वैदिक काल आया, उसमें ये हो गया कि अब आपका वर्ण का मतलब जो डिसाइड होगा वो जन्म से होगा। आप अगर कितना भी पढ़ने में तेज हो, अगर आप वैश्य के घर में पैदा हो जा रहे हो तो भी आप वैसे ही कहलाओगे। तो ऐसा मतलब सिस्टम हो गया कि जन्म से ही हो गया सब कुछ डिसाइड। तो ये था मतलब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ना हो तो आप हमारा हिस्ट्री वाला लेक्चर देखिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है लुसेंट का, बहुत अच्छे से इसमें ये सब चीज़ बताया है मैं। ओके, चलिए मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आगे चलिए, ये क्या है अब, विश्व की सबसे ऊंची एवं खारे पानी की झील कहाँ है? ओके, सबसे ऊंची भी है और वो खारे पानी की है, तो वो कौन सी झील है? वो विश्व की वो है दोस्तों भारतीय झील है, जिसका नाम है पेंगोंग। क्या नाम है? पेंगोंग झील। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों लद्दाख में। लद्दाख में ये बॉर्डर शेयर करता है ये झील किसके साथ? तिब्बत के साथ। किसके साथ? तिब्बत के साथ झील ये साझा करता है अपना बाउंड्री, बट हमारे भारतीय राज्य लद्दाख से लगा हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पेंगोंग झील कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा लद्दाख में है। और यदि ऐसे पूछ दे कि विश्व की सबसे ऊंची और खारे पानी की झील कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा लद्दाख में है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय नेशनल पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वो है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में। ओके, ये क्यों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइबेरिया से जो सारस जो होते हैं वहाँ के, वो यहाँ पे आकर के अपना प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कहाँ पे? केवलादेव नेशनल पार्क में। इसीलिए इसको बुलाया जाता है पक्षियों का स्वर्ग। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? केवला नेशनल पार्क, राजस्थान का। आगे देखिए, सेबी। ओके, सेबी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। सेबी का फुल फॉर्म भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो एस मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। ओके, ई मतलब एक्सचेंज, बी मतलब बोर्ड, उसके बाद आई मतलब बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये है सेबी। तो आपको बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका काम अगर आपको जानना हो कि ये काम क्या करता है, तो ये दोस्तों जो स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट, कौन सा? स्टॉक मार्केट, उसको रेगुलेट करता है, उसको देखता है और ये देखता है कि उसमें कहाँ पे कितना जोखिम है, उसको मतलब यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जो अपने पैसा लगाते हैं उनके हितों की रक्षा करता है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ओके, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान के प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? ओके, संविधान जब दोस्तों बनने वाला था तो कई समितियां बनी थी, उसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। ओके, कौन समिति थी? प्रारूप समिति। जिसको जिसको दोस्तों मतलब जिसका ये प्रारूप जो बनाए थे, कौन बनाए थे? BN राव। ये हमने देखा था कल। यानी कि प्रारूप समिति जो मतलब इसका जो पिक्चर बनाए थे, प्रारूप बनाए थे, ये BN राव जी बनाए थे। और जिसके अध्यक्ष हुए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा था अभी कल के वीडियो में। आज हम देख रहे हैं कि इस समिति की कितनी बैठकें हुई थी, ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें। 141 बैठकें हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों ये भी मतलब एग्जाम में आ जाता है बहुत ही इजी, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का यानी कि हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमो सेपियंस लिन। यानी होमो जो है दोस्तों, होमो सेपियंस लिन जो ये नाम है हम लोगों का वैज्ञानिक नाम, उसमें होमो जो है वो एक वंश है और सेपियंस का है एक जाति है। ध्यान रखिएगा, होमो सेपियंस नाम है हम लोगों का, जिसमें होमो एक वंश है और सेपियंस एक जाति है, उसके ही हम लोग हैं मनुष्य। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब चलते हैं हम जो हमारा देखते हैं डेली क्विज, जिसका हमने नाम रखा है आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जिसमें आप लोग कमेंट करके बताते हो। तो इसमें देखते हैं हम पहले कल का जो प्रश्न दिए थे हम उसका उत्तर, यानी कि 28 अगस्त का उत्तर। उसमें पहला क्विज क्या था कि काजीनग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा था खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो ये था दोस्तों कल का। अब चलते हैं आज के क्विज पे। ओके, इसका उत्तर दोस्तों आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, आपको ये बेनिफिट होगा। ओके, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, मोटिवेशन मिलेगा। बट आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, अच्छा ही नहीं लगता है मुझे, बट फिर भी क्या करूँगा, मतलब मेरा काम है बताना। अब आप लोग पढ़ो ना पढ़ो तो फिर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके, तो आज का पहला क्विज क्या है? पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, ये किस राज्य में है बताना है। ओके, ये दोनों अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है बट हैं एक ही राज्य में, तो ये बताना है आपको। और दूसरा क्विज क्या है? आसन और झिलमिल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अलग अलग है बट है एक ही राज्य में, तो वो किस राज्य में है? ओके, इसका उत्तर आप दोनों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपका रिव्यू हो उसको कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे ज़रूर उसको। ओके, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और हम ऐसे ही और अच्छी सी वीडियो लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।